कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक केस लेकर आए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये इशू था शकील अहमद वर्सेस सैयद अकलांक हुसैन में। इनके बीच में एक डिस्प्यूट था जिसको 1 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में बहुत सारे इश्यूज पर चर्चा हुई और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, किंतु हम इसमें उठाए गए उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से जनता को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में और बहुत सारी बारीकियां होती हैं जिसको आम व्यक्ति समझ नहीं पाता, इसलिए हम उन शब्दों को उठा रहे हैं जो आपको परिचय देंगे कि प्रॉपर्टी में एक्चुअली क्या स्टेटस प्रॉपर्टी का है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओनरशिप की। क्लियर टाइटल, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल क्लियर है और आप उसके मालिक हैं, आपका मालिकाना हक है। ये कैसे तय होता है? पहली बात, आपको किसी अथॉरिटी से डायरेक्ट अलॉटमेंट मिला हो तो आप उसके ओनर हैं, या कन्वेंस डीड के माध्यम से आपने किसी स्टेट से या अथॉरिटी से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त की है तो आप उसके पूरे पक्के ओनर हैं, आप उसके मालिक हैं। और मालिक होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? आप सेल डीड कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट सेल अपनी प्रॉपर्टी की कर सकते हैं। किसी भी दूसरी व्यक्ति को देंगे तो वो उनका नाम में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो दूसरा व्यक्ति जो खरीदार होगा वो उसका मालिक हो जाएगा। उसको भी वही टाइटल मिलेगा, वही अधिकार मिलेंगे जो आपको अधिकार प्राप्त थे। ये सेल डीड के माध्यम से होगा। दूसरा, इस तरह की प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट डीड में भी दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट देने से इस प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक गिफ्ट लेने वाले को मिल जाएगा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तीसरा, आप ऐसी प्रॉपर्टी की विल कर सकते हैं, आप उसकी वसीयत कर सकते हैं और वसीयत के माध्यम से वो प्रॉपर्टी आपकी मृत्यु के बाद जिस भी व्यक्ति के नाम आप विल करेंगे उसके नाम पर ट्रांसफर की जा सकती है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ये आप बनाकर किसी भी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आप अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसका भी स्टेटस उतना ही है जैसा सेल डीड कर देने से या गिफ्ट कर देने से आपका टाइटल, आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएगा अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट के। यहाँ समझ लीजिए कि कुछ दस्तावेज अनिवार्यता रजिस्टर्ड होने चाहिए और कुछ दस्तावेज रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड दोनों तरह से हो सकते हैं। जैसे कई तरह के एग्रीमेंट हैं जिनको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं भी होती, फिर भी लोग रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और विल रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो, दोनों ही तरह से उसका स्टेटस सेम रहता है। किंतु प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कुछ दस्तावेज होंगे उनका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसीलिए ये सेल डीड का भी या गिफ्ट डीड का भी या रिलिंक्विशन प्रॉपर्टी में राइट का भी ये रजिस्टर्ड ही होने चाहिए, विल रजिस्टर्ड आवश्यक नहीं है। अब हम आते हैं एग्रीमेंट टू सेल, जिसके बारे में बहुत डिस्प्यूट सामने आते हैं। एग्रीमेंट के टू सेल के डॉक्यूमेंट के लेकर बहुत सारे केसेस कोर्ट में आते हैं कि हमने ये एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया था और अब ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल रही, तो इसके लिए वो अपने राइट की बात करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है जिसमें आप बेचने का एग्रीमेंट करते हैं कि हम बेचेंगे। एक व्यक्ति बेचेगा और दूसरा व्यक्ति उसको खरीदेगा। ये एक तरह से इसे कहना चाहिए कि हमने तय कर लिया कि हम ये करेंगे, पर ये किया नहीं गया। ये केवल एक आम भाषा में आप समझिए रोका है, कि रोक दिया कि ये प्रॉपर्टी अब मैं ही खरीदूंगा। और उसके लिए उस एग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट में सारी शर्तें भी होती हैं
कि किस किस आधार पर खरीदा जाएगा, कितने की प्रॉपर्टी होगी, कितना बयाना दिया जाएगा, कितना बाद में दिया जाएगा, कब इसको रजिस्टर कराया जाएगा, कब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, ये सारी एग्रीमेंट टू सेल में लिखा होता है। ये एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो उस प्रॉपर्टी का होगा जिसमें आपको कंप्लीट ओनरशिप है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया। तो एग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना या कोई हक, मालिकाना हक मिल जाना नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल भी दो तरह से, एक तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और एक प्रॉपर्टी डीलर्स बीच में एक कच्चा कागज़ जिसे कहते हैं वो बनाकर रख लेते हैं। दोनों की ही अहमियत उतनी ही होती है, दोनों का ही पावर, दोनों की ही स्टेटस वही होता है कि अभी हमने सिर्फ वादा किया है, दिया नहीं है। इसके आधार पर ट्रांसफ़र नहीं होती प्रॉपर्टी। ये बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स ने डिसाइड किया है कि एग्रीमेंट टू सेल इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट जिससे आपको कोई टाइटल मिल गया या प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो गई और आप हक भी नहीं कर सकते। उनमें जो शर्तें हैं, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो होंगी, उनको कंप्लाई करने के लिए ये दस्तावेज काम आ सकता है। देखकर निर्णय कर सकता है कि ये एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट की टर्म्स को जिसने ब्रीच किया उसको पेनल्टी जो भी लगानी होती है कोर्ट लगाएगा। अब है हम आते पावर ऑफ अटॉर्नी पे। पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरह से एक दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अटॉर्नी बना देता है कि आप अटॉर्नी हो मेरी इस प्रॉपर्टी को डील करने के लिए। किंतु ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप अटॉर्नी ही हैं, आप ओन नहीं करते, ओनर नहीं हो सकते। अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप सेल डीड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अगर 10 आम हैं तो आप 10 आम ही दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, 11 या 12 आम नहीं दे सकते। जब आपके पास है ही पावर ऑफ अटॉर्नी, आपके पास पावर है एज एन अटॉर्नी, तो आप पावर एज एन अटॉर्नी ही आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेल डीड नहीं कर सकते, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ओनरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी से आपको ओनरशिप नहीं मिलती है। देखिए इसकी बैकग्राउंड बताते हैं हम, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में एक क्लॉज थी कि यू कैन सेल इट। वो सेल इट का मतलब सेल, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, बेच खरीद होती रही कई सालों तक, जिससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस हुआ। और दूसरा, कुछ डिस्प्यूट्स आए, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी का धर्म क्या है, उसका नियम क्या है कि जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, यदि वो एक्सपायर हो जाता है या जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है वो एक्सपायर हो जाता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरह से इनवैलिड हो जाती है। किंतु ऐसा होता नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो और आगे से आगे एक चेन बनती गई और पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही कितनी प्रॉपर्टीज सेल होती रहीं। ये डिस्प्यूट जब सामने आए और रेवेन्यू लॉस को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने तब एक नियत कोर्ट फी तय की, क्योंकि पहले वाली पावर ऑफ अटॉर्नी में कोर्ट फी नहीं लगती थी। ये 1 डिकेड बैक की बात है। तो जब वो कोर्ट फी नहीं देते तो रेवेन्यू लॉस तो होता था। तो अब कुछ परसेंट, 8%, 5% अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर के ट्रांसफ़र पर ये कोर्ट फी तय हो गई। कोर्ट फी तय होने से भी पावर ऑफ अटॉर्नी रिमेन्स पावर ऑफ अटॉर्नी। उसकी क्या वैल्यू बढ़ जाती है कि वो एक बेटर एविडेंस हो जाता है कि इस व्यक्ति ने एक तरह से सेल ही की थी, बेची ही थी, कुछ पैसा लिया था, कंसीडरेशन थी, उसमें इतना पैसा लिया था और ये आगे ट्रांसफ़र की थी। तो ये एक पक्का एविडेंस हो गया। उसके बाद उस तरह के डिस्प्यूट्स कि अब ये एंड हो गई और पावर ऑफ अटॉर्नी इनवैलिड हो गई, वो इनवैलिड होने वाली बात तो समाप्त हो गई, किंतु टाइटल इससे भी चेंज नहीं होता। पावर ऑफ अटॉर्नी रिमेन्स पावर ऑफ अटॉर्नी, ओनरशिप नहीं मिलती। और चूंकि ओनरशिप नहीं मिलती तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो विल नहीं कर सकता। बहुत सारे मैटर्स में पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफ़र करते समय एक विल कर दी जाती है, उस विल की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि आदमी लेकर खुश हो जाता है कि हमने विल ले ली, जिस व्यक्ति ने बेची है या जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी पे दिया है वो यदि मृत घोषित हो जाएगा या वो चला जाएगा तो उसके बाद वो उसकी विल के माध्यम से उसकी हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। बट इट इज़ बेटर एविडेंस। कोर्ट उसकी तह तक जाता है, जिसे कहते हैं ना लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। उसके पीछे की कहानी क्या है उसको समझकर निर्णय दे सकता है अपने डिस्क्रिशन से, वो एक अलग बात है। किंतु आप ओनर नहीं बनते हैं। विल के मामले में भी
एक शर्त है कि विल रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड दोनों हो सकती हैं। रजिस्टर्ड विल की वैल्यू तब होती है जब कोई डिस्प्यूट होता है, तो रजिस्टर्ड विल की वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है। किंतु विल वही कर सकता है जो उसका एब्सोल्यूट ओनर है, जिसके पास पावर पूरी है और जो सेल डीड कर सकता है, जिसने सीधी अलॉटमेंट ली है, डायरेक्ट ली है, कन्वेंस डीड है जिस पर, या अगर नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स को भी बाद में ये ऐसा स्कीम थी कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी कन्वेंस डीड करवा सकता है, वो उसको फ्री होल्ड करवा सकता है। तो फ्री होल्ड अगर करवा ली है तो फिर आपको वही अधिकार मिलेगा जो आपको फर्स्ट ओनर का अधिकार होता है। इसके लिए जितने भी चेन होती है वो सारी आपको अथॉरिटीज़ को दिखानी होती है, और उस चेन के आधार पर आपका जो टाइटल है वो फ्री होल्ड जो होता है वो होता है, उसमें जो भी फीस लगती है वो एक प्रक्रिया है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट या गिफ्ट डीड एक प्रॉपर्टी है, यदि वो दो लोगों के नाम पर है, उनमें से एक व्यक्ति अगर अपना राइट रिलिंक्विश कर लेता है, अपना राइट छोड़ देता है दूसरे के फेवर में, तो वो प्रॉपर्टी एक अकेले उस व्यक्ति के नाम हो जाती है जिसमें दो थे। अब एक ने अगर अपना हक वापस कर लिया, ले लिया, छोड़ दिया, अपना हक छोड़ दिया, तो वो दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो सकती है। ये भी तभी होगी जब आप एब्सोल्यूट ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी के। गिफ्ट भी आप उसी प्रॉपर्टी की कर सकते हैं जिसके आप एब्सोल्यूट ओनर हैं। तो ये है प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मुद्दे थे जो बहुत सारे केसेस में बहुत तरह से सामने आते रहे। तो आज हमने स्पष्ट किया कि सेल डीड या ओनरशिप क्या होती है, फ्री होल्ड क्या होता है, क्लियर टाइटल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, उसकी कितनी वैल्यू होती है, विल और राइट रिलिंक्विश करना या गिफ्ट डीड, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए विषय के साथ। थैंक्स।